गति से काफ़ी गहरे से वो डूबे रहे और अपनी पत्नी अनुराधा जी के साथ उन्होंने उस पर शोध कार्य भी किया। सिद्ध के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने गहरे प्रयोग किए और काफ़ी सार्थक दृष्टि से काम हुआ, जिनमें स्थानीय सामाजिक और आर्थिक और भौगोलिक परिवेश को माध्यम बनाकर भाषा एवं अन्य विषयों की समझ देना और क्या सोचना की जगह कैसे सोचना पर बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए। शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर समझ बनाने का उन्होंने एक लगातार प्रयास किया है। धर्मपाल जी के सानिध्य में उन्होंने देश, समाज और गांधी जी को समझने का प्रयास किया। रविंद्र शर्मा गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद लंबे समय तक उनके साथ वे जुड़े रहे और लोक कला, लोक संस्कृति और लोक परंपरा को समझने का उन्होंने प्रयास किया। युवाओं के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए और करते रहते हैं। सिद्ध के अनेक प्रकाशन और शोध कार्य उनके मार्गदर्शन में संपन्न हुए हैं। पवन जी अपने अनुभव के आधार पर लगातार लेखन कार्य करते रहते हैं। उनके लेख समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपते हैं या गोष्ठियों में पढ़ते हैं। अनेक स्थानों पर उनको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में विभिन्न विशिष्ट विषयों के लिए उनको आमंत्रित भी किया जाता है। एक लंबे समय तक उन्होंने हिमालयन रहबार नाम की एक पत्रिका का संपादन किया और गत 31 वर्ष से मसूरी में रह रहे हैं। 1998 में मुझे एक शिविर में उनके यहाँ जाने का अवसर मिला था। मसूरी से कुछ दूर केम्प्टी में उनका एक बड़ा संस्थान उन्होंने विकसित किया था, जहाँ पर उनका पूरा जो कार्य जो वो करते हैं, उत्तराखंड में जौनपुर नाम का एक जिला है, उस जिले के लोगों के साथ गाँवों में उन्होंने काम किया है। उनका बहुत सारा अध्ययन जो है वो शास्त्र जनित नहीं है। उनका जो अपना अध्ययन है और उनका जो अपना अनुभव है वो गाँवों में काम करके लोगों के साथ जो उन्होंने सीखा है उस पर वो बात करते हैं। उनकी एक पुस्तक है सार्थक शिक्षा की बनावट। उसमें उन्होंने लिखा है कि लंबी गुलामी के दौर से गुजरने के बाद हम शायद वह कहने का भी साहस नहीं कर पाते जिसे हमारे अनुमान जो वास्तव में हम सोचते या महसूस करते हैं। इसके बजाय शायद वो कहते हैं जिसे हमारे अनुमान में दूसरे लोग सुनना पसंद करते हैं। हमारी आकांक्षाएं शासन करने वाले वर्ग की इच्छा के अनुसार ढलती जाती हैं और उनको चुनौती देने के स्थान पर हम उनकी नकल करने लगते हैं। देहात के लोगों, कम आमदनी वाले लोगों और अशिक्षित लोगों में शहरी लोगों, उच्च आय वर्ग के लोगों और शिक्षित व्यक्तियों की तुलना में विचारों की स्पष्टता अधिक होती है और दुविधा वाली स्थिति कम होती है। जरूरत इस बात की है कि नीतियां बनाने वाले लोग इस बहुसंख्यक समुदाय की भावना को गंभीरता से समझें। प्रोफेसर यू आर अनंत मूर्ति ने लिखा है कि मैं अपने देश के निरक्षरों को साधुवाद देता हूँ कि उन्हीं की वजह से यह देश आज भी एक सूत्र में बंधा हुआ और जीवित है। मैं पवन जी का अत्यंत आभारी हूँ कि परसों रात्रिकाल मेरे एक छोटे से फ़ोन कॉल पर उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकारा। आज सुबह जब उनसे बात हुई तो वे परेशान थे कि मसूरी में जहाँ से वो हमसे बात कर रहे हैं वहाँ कनेक्टिविटी बहुत कम थी, अभी भी कुछ समस्या ही है। बहुत प्रयास करके हमसे जुड़े हैं। मैं उनका बहुत अनुग्रहित हूँ। उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपने विषय को रखें और उनके विषय रखने के बाद जो हम उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकेंगे। यदि प्रश्नों को पूर्व में ही चैट बॉक्स में लिख दिया जाए अपने नाम के साथ तो अच्छा रहेगा। मैं आदरणीय पवन गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि शिक्षा और आधुनिकता आज का जो विषय है उसमें वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूं यहाँ की इंटरनेट व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है आज, तो आशा है कि आप लोगों को सुनाई देगा, दिखाई न भी दे ठीक से तो। धीरेन जी मेरे पुराने मित्र हैं, 20-22 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और उन्होंने जब ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इतने अनुभवी लोगों के साथ, शिक्षा से जुड़े लोगों के साथ और देश समाज को के बारे में चिंतन करने वाले लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं आज। मैं
पढ़ी लिखी बातों पे उतना यकीन नहीं करता जितना कि अपने अनुभव से जो समझा देखा उसको मैं ज्यादा महत्व देता हूं, और मैं वही आपके साथ साझा करने आया हूं। करीब 31 साल से मैं मसूरी रहता हूं, और शुरू से ही यहाँ आने के कुछ समय 2-4-5 महीने के बाद ही मैं शिक्षा के कार्य से अनायास ही जुड़ गया, बहुत सोच समझ के नहीं। मेरा अपना पुराना अनुभव और पढ़ाई बहुत अलग ढंग की थी। मैंने इंजीनियरिंग की थी, और उसके बाद मैंने एक उद्योग चलाया था, लगाया था। जैसा अभी धीरेन्द्र जी ने आपको बताया, मेरे परिवार में समाजवादी चिंतन का, समाजवादी विचारधारा का गहरा असर था, और उस प्रभाव से मैं भी मुक्त नहीं रह पाया। और उस तरह के वातावरण में मेरा लालन पालन हुआ, तो कई चीजें बिना समझे ही कहीं ना कहीं मेरे को प्रभावित करती रही। जब यहाँ आना हुआ और शिक्षा के कार्य से मैं जुड़ा, गांव में स्कूल खोले लोगों के अनुरोध पे, क्योंकि यहाँ की स्थिति 30-31 साल पहले आज जैसी नहीं थी। यहाँ के गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं, 10, 12, 15, 20 परिवार का एक गांव होता है, और वहां पे उस समय 10-15 गांव के बीच में 1 या 2 स्कूल हुआ करते थे सरकारी, तो बाकी गांव उससे वंचित रहते थे। और क्योंकि आपस में दूरी बहुत होती थी गांवों के बीच में, और रास्ते भी विकट थे, तो बच्चे जा नहीं पाते थे नजदीक के गांव में भी स्कूल के लिए। तो इसलिए गांव वालों ने अनुरोध किया था कि आप यहाँ हमारे गांव में कुछ करिए। मैं कुछ जानता वानता नहीं था शिक्षा के बारे में, ज्यादा विधिवत पढ़ाई उस तरह की नहीं हुई थी, लेकिन जैसा गांव वालों का ऐसा अनुमान था कि ये पैंट पहनने वाला आदमी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानने वाला आदमी, इंजीनियरिंग करा हुआ, तो ये हमको पढ़ाई ही देगा। और मैं भी अपने बारे में ऐसा एक अहंकार और ऐसा एक गुमान रखता था। जब स्कूल शुरू हुए तो बहुत जल्दी ही हम लोगों को समझ में आया, और इसमें मैं ईश्वर की कृपा मानता हूं, मुझे ये समझ में आ गया बहुत जल्दी कि जो हम कर रहे हैं स्कूल के मार्फत, जाने और अनजाने दोनों तरह से, वह इनको शक्तिशाली नहीं बना रहा है, बल्कि इनकी शक्ति का हनन हो रहा है। मैं आपको इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं, मेरा अर्थ क्या है। गांव की महिलाओं से जब थोड़ी मित्रता हुई, उनसे थोड़ा हमारे संबंध सहज हुए, और वो खुल करके अपनी बात हम लोगों के साथ करने लगी, तो वहां की बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं ने हमसे ये कहा कि ये जो पढ़ाई लिखाई है, ये हमको न घर का रखती है न घाट का। जो लड़का स्कूल में 2-4 साल चला जाता है, वह अब हमको पिछड़ा मानता है, वह हमें एक तरह से बेवकूफ मानता है, और खुद को बहुत होशियार मानने लगता है, और अब उससे घर के छोटे मोटे काम भी वह करने में हिचकिचाता है। पहले वो जिस सहजता से हमारे काम में हाथ बटाता था, अब नहीं बटाता है। और जो लड़की स्कूल चली जाती है, उसके हाथ में नेल पॉलिश
उसके उंगलियों पे आ जाती है और वो हाथ अब गोबर में उस सहजता से नहीं जाते। ये एक इशारा था और उस इशारे में ये बात ये थी कि ये पढ़ लिख लेने के बाद ये अपने को कुछ ऊंचा मानने लगते हैं और हम लोगों को पिछड़ा और बेवकूफ और अंधविश्वासी मानने लगते हैं। और ये बात को जब हमने सुना और इस पे मनन किया तो हमें इसमें सत्यता दिखाई दी, हमें इसका यथार्थ दिखाई दिया कि ये बात में बहुत दम है और ये बात सही है। पर इतना ही नहीं, बात इससे आगे जाती है। बात आगे दो तरह से जाती है। एक तो ये कि ये भाव पिछड़ेपन का, कमतर होने का भाव, ये सिर्फ गांव में ही नहीं है, ये हमारे बड़े शहरों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों तक में ये भाव है। बल्कि अब तो मुझे लगता है कि जो लोग दिल्ली बंबई जैसे शहरों में ऊंचे ओहदों पे बैठे हैं, अधिकारी गण हो, नेता गण हो, अकादमिक दुनिया से जुड़े हुए लोग हों, पत्रकार हों, कोई भी क्षेत्र ले लें, वहां पे ये भाव सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। कहीं कहीं ये स्थूल रूप से दिखाई देता है और कहीं कहीं ये सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है, पर ये है। इसे आप तरह तरह से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, आप आजकल तो सब कुछ बंद है, लेकिन अगर आप किसी आम रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पे डोसा इडली खाएं तो आप पाएंगे कि वहां बैठा हुआ आम आदमी पढ़ा लिखा छुरी कांटे से डोसे को खाने की चेष्टा करता है। और डोसा जैसी चीज या रोटी जैसी चीज छुरी कांटे से खाने वाली चीज है ही नहीं, वह हाथ से खाने वाली चीज है। परंतु उसको ऐसा एक भास होता है कि अगर मैं रेस्टोरेंट में हूं, अगर मैं किसी पब्लिक स्पेस में हूं, तो वहां पे सभ्यता कहती है कि मैं छुरी कांटे से खाऊं। और क्योंकि उसको आता नहीं खाना, तो वो पूरा का पूरा बेतरतीब हो जाता है, पूरा माहौल। तो आप कपड़े में लें, लत्ते में लें, खाने में लें, हमारे हाव भाव में लें, हमारे तौर तरीकों में लें, सब जगह हम लोग कुछ ऐसा हमने मान लिया है कि हमारे अपने तरीके, हमारे अपने ढंग वह ठीक नहीं है। और हमें ठीक होने के लिए, हमें विकसित होने के लिए, हमें आधुनिक होने के लिए कुछ और तौर तरीके अपनाने होंगे, और वो तौर तरीके हमारे नहीं है। ये बात जब हमको उधर दिखी तो उसके बाद संयोग से मेरा संपर्क स्वर्गीय आदरणीय धर्मपाल जी से हुआ। आप में से बहुत लोग उनके नाम से परिचित होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। उनकी बात बहुत यहाँ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनसे जब परिचय हुआ तो उन्होंने मैंने ये बात बताई कि ये गांव की महिलाएं हमें कह रही हैं कि ये शिक्षा उनको बर्बाद कर रही है, तो क्या स्कूल बंद कर देने चाहिए, और ये मामला क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ सामग्री पढ़ने को कहा कि आप ये पढ़िए। उसमें मुख्यतः उन्होंने गांधी जी के शुरू के 1908-9 से लेके 1922 के बीच का लिखा या बोला हुआ पढ़ने को कहा। और कुछ उन्होंने शुरू में मुझे मार्गदर्शन भी दिया कि ये पढ़ लो, ये लेख पढ़ लो, या ये उनका वक्तव्य पढ़ लो। तो मैंने पूरा गांधी वाङ्मय मंगाया और मैंने पढ़ना शुरू किया, और मुझे धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी। इसके स्रोत
इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, इस भाव की, इस हीनता के भाव की, ये मुझे समझ में आने लगा। तो एक इसके विस्तार में न जाके मैं इशारा ही करूंगा। गांधी जी एक जगह कहते हैं कि ये अंग्रेजी शिक्षा ने, अंग्रेजी शिक्षा का मतलब भाषा नहीं, परंतु जो अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई व्यवस्था, उनने ये करीब 1830 के आसपास से, या बंगाल में उसके पहले भी ये शुरू हो गया था। तो आप ये मान लीजिए कि 19वीं शताब्दी के आरंभ से जो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में लागू की अंग्रेजों ने, बंगाल से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे देश में फैली, उस व्यवस्था की बात गांधी जी कर रहे हैं। और वो कहे कि इस शिक्षा ने हमारे स्कूल और घर के बीच का फासला बहुत बढ़ा दिया है। उनका कहने का अर्थ ये था कि स्कूल में के सारे तौर तरीके और घर के सारे तौर तरीके, उनके बीच में इतना अंतर है जैसे घर की भाषा अलग, स्कूल की भाषा अलग। एक अंतर, बड़ा अंतर। स्कूल में उठना बैठना टेबल कुर्सी या बेंच पे, और घर में आलथी पालथी मार करके जमीन पर। आप याद करिए, उस जमाने में हमारे राजा महाराजा भी अंग्रेजों के आने के पहले टेबल कुर्सी पे नहीं बैठ करके, सिंहासन पे भी अगर बैठते होंगे, चौकी पर बैठते होंगे, तो आलथी पालथी मार के ही बैठते थे। बहुत कम ऐसा होता था खाना खाते वक्त या और कोई सभा में कि लोग पांव नीचे करके बैठे हों। तो स्कूल में ये परंपरा शुरू हुई कि बैठने का तरीका अलग, घर के बैठने का तरीका अलग, घर की भाषा अलग, स्कूल की भाषा अलग, घर की पोशाक अलग। क्योंकि उस समय आप 150-200 साल पहले की कल्पना कीजिए कि हमारे लोग, पैसे वाले लोग भी कैसी पोशाक पहनते होंगे। लेकिन स्कूल की पोशाक पैंट कमीज या हाफ पैंट इत्यादि इत्यादि हो गई। तो पोशाक भी अलग हो गई, भाषा भी अलग हो गई, तौर तरीके भी अलग हो गए। तो इसका जो मनोवैज्ञानिक असर होता है बच्चे के मन पे, उसकी कल्पना कीजिए। बच्चा स्कूल जाता है, उसके मन में एक भाव रहता है कि मैं स्कूल में कुछ ऐसा सीखने समझने जा रहा हूं जो मेरे घर में नहीं सीखा समझा जा सकता। और इस प्रकार स्कूल को वो एक थोड़ी ऊंची कैटेगरी में रखता है। जब स्कूल के सारे तौर तरीके घर से अलग होते हैं, तो वो उन तौर तरीकों से जो जिस चीज को वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको वो अनजाने में ही अपने घर के तौर तरीकों से ऊंचा मान लेता है। तो उसमें एक हीन भावना का आना अपने के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने तरीकों के प्रति, उसमें एक हीन भावना का आना काफी सहज है। और जो आदमी हीन भावना से ग्रसित होता है, वह आदमी स्वाभाविक रूप से नकल करेगा, उन चीजों की नकल करेगा जिसको उसने जाने अनजाने में अपने से ऊपर, अपने से ऊंचा उसने स्वीकार कर लिया है। तो ये बात गांधी जी को पढ़ के आई, बाद में तो और चीजों को भी देखा समझा, और ये बात में हमें दम लगा। और ये बात हमारी गांव की महिलाएं जो बात कर रही थी, उससे ये बात जुड़ी। एक गांव की महिला ने एक बात एक बार मुझे कही, और वो मेरे लिए तो एक तरह का मंत्र ही बन गया। उसने कहा कि भाई साहब, आप बच्चों को होना सिखाइए, आप बच्चों को दिखना दिखाना मत सिखाइए। आपका स्कूल या कोई भी स्कूल, वो जब आपका स्कूल बोल रही थी तो वो सिर्फ मेरे स्कूल को नहीं बोल रही थी, वो एक व्यापक बात कर रही थी। वो ये कह रही थी कि स्कूलों में दिखना दिखाना ज्यादा हो रहा है, होना नहीं सिखा रहे हो आप लोग। ये बात समझने में मुझे कई साल लग गए। अभी भी मैं समझ ही रहा हूं ये होना क्या होता है। और ये होना
होना बहुत बड़ी चीज है। ये होना यानी ईमानदारी, ये पैसे वाली ईमानदारी नहीं कि मैं आपसे 10 रुपए उधार लूं और फिर आपको नकार न दूं और 10 रुपए आपको वापस कर दूं। ये ईमानदारी नहीं। ईमानदारी इससे बहुत गहरी चीज होती है। अपने साथ ईमानदारी, मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा ही दिखूं। मैं जैसा हूं उसको छुपा करके मैं अपने आप को कुछ और तरह से आपके सामने प्रस्तुत करूं, उसकी वजह कुछ भी हो, उसकी वजह धोखा देना ही नहीं होता, उसकी वजह हीन भावना भी होती है। उसकी वजह ये भी होती है कि मैं ठीक नहीं हूं और ठीक होने के लिए मुझे जो मैं हूं उसको छुपा करके कुछ और तरह से प्रस्तुत होना है। तो ये बात पुरानी है। इसको और दूसरी तरह से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जब मैंने थोड़ा उस समय का इतिहास पढ़ा धर्मपाल जी की बदौलत, तो पता चला कि 1824 में, आज से करीब 200 साल पहले, 1824 में कलकत्ते के पास बैरकपुर में एक कंटोनमेंट था जहां अंग्रेज सिपाही रहते थे। भारतीय सिपाही भी रहते थे, अंग्रेजी सेना वहां रहती थी। वहां एक बड़ा विद्रोह हुआ और वो विद्रोह इतना बड़ा था कि अंग्रेज बहुत घबरा गए। ये 1857 में जिस प्रकार का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ, करीब करीब वैसा ही विद्रोह बैरकपुर में 1824 में हुआ था। पर अंग्रेजों ने उस स्थिति को संभाल लिया, पर वो काफी परेशान और उस घटना से काफी हिल गए थे। 3 साल के बाद यानी 1827 में लॉर्ड बेंटिक उस समय हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे। कलकत्ते में अंग्रेजों की राजधानी थी। तो लॉर्ड बेंटिक एक पत्र लिखते हैं इंग्लैंड में, लंदन में फॉरेन सेक्रेटरी को, विदेश मंत्री को, और उस पत्र में वो लिखते हैं, और वो मैं आपको पूरा का पूरा कोट कर रहा हूं, वो लिखते हैं कि अब घबराने की कोई विशेष बात नहीं है। भारत का पढ़ा लिखा आदमी अब अपने तौर तरीके छोड़ करके हमारी नकल करने में लग गया है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। आगे वो कहते हैं कि भारत का आदमी की एक परंपरा रही है कि वह दान दक्षिणा बहुत करता है। साधुओं को, फकीरों को, गरीब लोगों को बहुत दान दक्षिणा बहुत करता है। तो अब वो ये दान दक्षिणा देना बंद करके उस बचे हुए पैसे से, उस पैसे को या तो हमारी नकल करने में खर्च करता है या हमारा मनोरंजन करने में खर्च करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके मर्म को हमको समझना चाहिए कि वो आदमी बेंटिक इस बात को समझता है कि जिस कौम के लोग दूसरी कौम की नकल करने लगते हैं, वो कौम अब शक्तिहीन हो गया। वो अब विद्रोह नहीं करेगा क्योंकि नकल करने में लग गया है। उसने ये मान लिया है कि हम कमतर हैं और कोई और जिसकी वो नकल कर रहा है वो उनसे ज्यादा सशक्त है, उससे ज्यादा ज्ञानी है, उससे ज्यादा आधुनिक है, इत्यादि इत्यादि। तो ये भाव उन्होंने हमारे पढ़े लिखे, वो लिखते हैं पढ़े लिखे लोगों में। तो ये पढ़ाई लिखाई का जो संरचना हुई अंग्रेजों के जमाने में, उसमें ये भर दिया गया कि हम जो है ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यही बात जो बेंटिक 1827 में कर रहे हैं, यही बात 1853 में एक और सज्जन थे अंग्रेज, चार्ल्स ट्रेवेलियन उनका नाम है। ये चार्ल्स ट्रेवेलियन, बेंटिक और मैकॉले के नाम से आप लोग सब परिचित होंगे। ये आपस में इनका संबंध है, इनकी शादियों से इनका संबंध है, साला बहनोई इस तरह के संबंध है। तो चार्ल्स ट्रेवेलियन 1853 में, वो अंग्रेज सरकार में बड़ा अफसर है, और 1853 में 12 साल हिंदुस्तान में रहने के बाद वो वापस लंदन जाता है। और लंदन में उस समय तक ये बहस हो रही है कि हिंदुस्तान में किस प्रकार की शिक्षा को फैलाया जाए।
हम जो ये मानते हैं कि भारत में शिक्षा अंग्रेज लेके आए, ये बात सर्वदा गलत है। अंग्रेजों के आने के पहले भारत में कम से कम, आज के भारत में करीब 5.5 लाख गांव हैं। जो संयुक्त भारत था, जिसमें आज का बांग्लादेश और आज का पाकिस्तान शामिल है, उस भारत में करीब 7-7.25 लाख गांव थे। तो 7-7.25 लाख गांव में से 4 लाख गांव का हमारे पास रिकॉर्ड है, धर्मपाल जी ने उसको खोज के भी निकाला है अंग्रेजों की रिपोर्टों से, कि इतने गांवों में तो स्कूल थे और कहीं कहीं एक से ज्यादा स्कूल थे, पर उनकी पढ़ाई लिखाई कोई केंद्रीयकृत व्यवस्था के अंतर्गत नहीं चलती थी। वह स्वायत्त स्कूल थे। गांव समाज उन स्कूलों को चलाते थे और उनमें अच्छी खासी पढ़ाई होती थी। उसमें क्या पढ़ाया जाता था, उसमें किस तरह के छात्र आते थे, कौन कौन सी जातियों से आते थे और उसमें शिक्षक कौन थे, ये सारी डिटेल आपको मिल सकती है अगर आप खोजें। ये डिटेल मैं आपको दे भी सकता हूँ उपलब्ध, जो लोग इसमें ज्यादा गहराई में जाना चाहते हैं उनको मैं बता सकता हूं। तो ये जो स्कूल थे, ये स्कूल बहुत अच्छी तरह चलते थे, गांव समाज के सपोर्ट से चलते थे। इसमें सरकार का, कोई भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। अंग्रेजों के जब आने के बाद ये सारे स्कूल एक तरह से तहस नहस हो गए। उसकी कहानी एकदम अलग है कि कैसे वो तहस नहस हुए, और अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा पद्धति यहाँ पे लागू करने का अभी पूरा निर्णय नहीं लिया था। 1853 में भी ये बहस हो रही थी कि हिंदुस्तान की शिक्षा अंग्रेजों वाली पद्धति, मैकॉलियन पद्धति से चले या जो भारत की पुरानी पद्धति है उस हिसाब से चले। इस पे बहस हो रही है। हालांकि कलकत्ते के आसपास के इलाकों में उन्होंने अपनी पद्धति के स्कूल कॉलेज शुरू कर दिए थे, और भी कई जगह, चेन्नई वगैरह में भी। तो ये जो ट्रेवेलियन जब वहां पे गए तो वहां की पार्लियामेंट में एक कमिटी थी जो कि जिसका नाम था कमिटी ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। उस कमिटी ने चार्ल्स ट्रेवेलियन को बुलाया कि हमको आपसे जानना है आपकी राय कि हिंदुस्तान में कौन सी शिक्षा पद्धति को फैलाया जाए। तो चार्ल्स ट्रेवेलियन उसमें ये बोलते हैं, लंबा भाषण है परंतु उसका एक संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। चार्ल्स ट्रेवेलियन उसमें ये कहते हैं कि देखिए, मैं 12 साल भारत में रहा, 6 साल दिल्ली में रहा और आखिर के 6 साल कलकत्ते में रहा। जब मैं दिल्ली में 6 साल था तो मैं एक भी रात चैन की नींद नहीं सो सका, क्योंकि रोज ये खबर आती थी हमारे खुफिया विभाग से कि आज फला जगह से विद्रोह हो सकता है, आज फला जगह से विद्रोह हो सकता है, आज वहां से कुछ गड़बड़ हो सकती है इत्यादि। तो हम एक भी रात चैन की नींद नहीं सोए। और जब हम कलकत्ते गए तो 6 साल मैं चैन की नींद सोया, क्योंकि वहां पे अंग्रेजी शिक्षा लागू हो गई है और वहां का पढ़ा लिखा वर्ग अब हमारी नकल करने में लगा हुआ है। तो मैं ये नकल वाली बात पर जोर दे रहा हूं कि नकल जो है ये आदमी को कमजोर बनाती है, और ये नकल का जो स्रोत होता है वो हीनता होती है, और वो आज भी हम में व्याप्त है। एक तो ये बात पे हमको कैसे हमारी शिक्षा का उसके साथ संबंध है, मैं इस बात को थोड़ा फैलाऊंगा। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि आधुनिकता से मेरा मतलब आधुनिक नहीं, कल और आज में जो फर्क है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, या 100 साल पहले और आज में जो फर्क है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आधुनिकता का मतलब मेरा ये है कि जिन संदर्भों में हम जी रहे हैं, जिन मान्यताओं को हमने आज मान लिया है या हमको मनवा दिया गया है, उन मान्यताओं की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आधुनिकता है क्या, इसको थोड़ा विस्तार देने का मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, 2 शब्दों का मैं उपयोग कर रहा हूं, आप उन दोनों शब्दों से बिल्कुल वाकिफ हैं, आप जानते हैं। एक शब्द है
अर्थ, और दूसरा शब्द है शब्द। शब्द और अर्थ दो चीजें। मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूं वो ये कि आज की पढ़ाई में इन दोनों का भेद स्पष्ट नहीं किया जाता है। शब्द एकदम अलग कोटि की चीज है और अर्थ बिल्कुल अलग कोटि की चीज है। कैसे? शब्द हमेशा भाषा में होते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में, मालवी में, मारवाड़ी में, बंगाली में, तमिल में। शब्द भाषा में होते हैं, भाषा के होते हैं, और अर्थ जो होते हैं उनकी कोई भाषा नहीं होती। अर्थ होते ही हैं, हम जाने या न जाने। अर्थ है, शब्द हमको ढूंढने पड़ते हैं या हमको सीखने पड़ते हैं। शब्द हमको सुनाई देते हैं, शब्द हम लिखते हैं, शब्दों को हम सुनते हैं, शब्दों को हम पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ को हम समझते हैं। अर्थ को हम लिख नहीं सकते, अर्थ को हमको समझना ही पड़ता है। अर्थ है और हम नहीं समझते, संभव है। हम कोई शब्द का उपयोग कर सकते हैं बिना अर्थ को जाने, ये संभव है। और ये भी संभव है कि एक बच्चा है, वो अर्थ जानता है लेकिन अभी उसके पास शब्द नहीं है। जैसे वो पानी का अर्थ जानता है, पानी के लिए रोता है, और जब हम उसको पानी देते हैं उसकी प्यास बुझती है और वो संतुष्ट हो जाता है। पानी का अर्थ वो कहीं ना कहीं जानता है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है। तो शब्द और अर्थ दो अलग अलग कोटि है। मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रख रहा हूं कि आज की शिक्षा ने अर्थ को महत्व न देकर शब्द को महत्व दे दिया है। और ये सिर्फ यहां ही तक बात नहीं खत्म हो जाती है। दो और शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, जानकारी और ज्ञान, या जानकारी और अनुभव। आज की शिक्षा, आज का माहौल ये हो गया है कि इसमें हमको ये बताया जा रहा है कि जानकारी ही ज्ञान है। बल्कि आपकी जनरल नॉलेज की किताब आप उठा के देखें, उस किताब में एक भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो ज्ञान होगा। उसमें सबकी सब जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, लेकिन किताब का नाम क्या है? जनरल नॉलेज, ज्ञान। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन रोज ये बात करते हैं कि ज्ञान है ये, उसमें ज्ञान नहीं है, वो जानकारियां हैं। जानकारियों को याद रखिए, आपको रटना पड़ता है, आपको याद रखना पड़ता है। ज्ञान एक बार हो जाए तो आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे 2 दूनी 4 जब आप रटते हैं, हम सब ने रटा है बचपन में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, उस समय हमको याद रखना पड़ता था। लेकिन फिर एक घटना घटी और हमको समझ में आया कि ये 2 दूनी 4 और कुछ नहीं, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। और हम गणित की एक सीढ़ी समझ गए। हमको समझ में आया कि 2 और 2 4 कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसकी पूरी बात हमें समझ में आई। अब इसको रटना नहीं पड़ता, इसको याद नहीं रखना पड़ता, ये ज्ञान है जो हमारा है। परंतु जब तक हम पहाड़ा रटते थे और ये नहीं समझते थे कि पहाड़े का अर्थ क्या होता है, तब तक वो जानकारी थी। तो जानकारी हमेशा हमें याद रखनी पड़ती है, हमारी स्मृति का उपयोग करना पड़ता है। ज्ञान जो होता है वो हमारा होता है, और ज्ञान जो है वो शाश्वत है और सनातन है, वो बदलता नहीं। वो अमेरिका में भी वैसा ही है और हिंदुस्तान में भी वैसा ही है। अर्थ भी नहीं बदलता। अमेरिका में जो अर्थ है वही हिंदुस्तान में भी अर्थ है, वही पाकिस्तान में भी अर्थ है, लेकिन भाषा बदल जाती है, समय के साथ भी बदलती है और स्थान के साथ भी भाषा बदलती रहती है। बंगाल की भाषा अलग, मध्य प्रदेश की भाषा अलग, लेकिन अर्थ नहीं बदलता। वैसे ही ज्ञान नहीं बदलता,
परंतु जानकारियां बदलती रहती हैं। अभी मैं मसूरी में बैठा हूं, यहाँ का तापमान अभी 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपके यहाँ 35 या 36 डिग्री होगा। ये जानकारी है, ये ज्ञान नहीं है। तो अभी आज की शिक्षा ने इन सब चीजों के बीच में गड़मड़ कर दिया है, जानकारी और ज्ञान, शब्द और अर्थ, और सारा का सारा ध्यान बच्चे से लेके पूरी व्यवस्था का ये शब्द वाली दुनिया पे सीमित हो गया है। उसको अर्थ की दुनिया का को सामने नहीं लाता है, तो है, लेकिन वो उस पे ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है उस पे ना। शब्द वाली दुनिया को जरा समझने का प्रयास करें। जिसको मैं शब्द वाली दुनिया कह रहा हूं, उसमें और कई चीजें हैं। मैं और 2-3 चीजें आपको दे दूं। जैसे एक तरफ तर्क है, एक तरफ अनुभव है। कुछ बातें मैं और आप अनुभव से समझते हैं, उसमें तर्क नहीं लगता, वो तर्क से परे होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, मनुष्य अगर है तो उसे सम्मान की आवश्यकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो भारतीय हो। अगर वो मनुष्य है तो उसको सम्मान की आवश्यकता है, सम्मान की भूख है। वो अगर वो भूखा, मैं अगर भूखा हूं और मैं आप मुझे 2 रोटी दें, सम्मान पूर्वक मैं खाऊंगा खुशी खुशी। लेकिन अगर आप उसको फेंक के देंगे तो कुत्ता तो खा लेगा, लेकिन मैं मरने की स्थिति में अगर नहीं हूं तो शायद मैं ना खाऊं। मुझे रोटी तो चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ। पशु के साथ ऐसा नहीं है। तो ये कुछ चीजें, ये सत्य है, इसमें कोई तर्क नहीं लगता। ये तर्क के बिना हम अपने अनुभव के आधार पे इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ ऐसा ही है। और आप ये भी जानते हैं कुछ ऐसी चीज है आपके अंदर मनुष्य होने के नाते कि आप बिना पूछे आप जानते हैं कि ये बात हर एक व्यक्ति के लिए ये बात लागू होती है। आपको एक एक से जाके पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ ऐसी, सम्मान है, विश्वास है, या जैसे मैं ये कहूं कि हर आदमी ये चाहता है कि उसमें आत्मविश्वास हो। उसमें जब जब आत्मविश्वास की कमी होती है उसको ठीक नहीं लगता, वो अपने से परेशान होता है। ये बात सभी मनुष्यों पे लागू होती है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप अपने में ढूंढने जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि हाँ ये बात ठीक है। इसके लिए आपको न स्कूल जाने की जरूरत है, न कॉलेज जाने की जरूरत है, न तर्क करने की जरूरत है। ये आपका अपना अनुभव है। तो हमारी शिक्षा में इसको भी हमने अलग अलग करके देखा नहीं। सत्य क्या है, अनुभव क्या है, इसकी कोई बात हमारे यहाँ होती नहीं है। तो इसका असर क्या होता है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है वो ये है कि चूंकि मनुष्य ऐसा ही बना है कि वो आत्मविश्वास की उसको तलाश रहती है, उसको आत्मविश्वास की एक आवश्यकता है। तो करता क्या है, हमने ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है कि उसको इसका पता ही नहीं कि ये विश्वास आएगा कहां से। तो वो हर समय दूसरे से तुलना करके अपने में आत्मविश्वास खोजता है। तुलना किस बात की होगी? तुलना उस बात की होगी जो दिखाई देती हो, जो सुनाई देती हो, जो इंद्रिय सापेक्ष हो, उसी में तुलना हो सकती है। जैसे आपके पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सी गाड़ी या स्कूटर है, आप कौन से कपड़े पहनते हैं, मैं कौन से कपड़े पहनता हूं, आप कौन से ओहदे पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, आप डायरेक्टर हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, इत्यादि इत्यादि, कि प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है, और मैं क्या हूं।
तो जो दिखने वाली भौतिकी चीजें हैं, भौतिकवादी चीजें हैं, उसमें ही तुलना हो सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो उससे जो हमको आत्मविश्वास मिलता है, जैसे आप हम मुझसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, तो आपका आत्मविश्वास मेरी तुलना में थोड़ा अधिक होगा, क्योंकि ये दिखाई देने वाली चीज है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति वहां आ गया, जैसे कोई अंग्रेज आ गया, तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा डावाडोल होने लगता है, क्योंकि वो तो उसकी मातृभाषा है, उसकी अंग्रेजी आपकी अंग्रेजी से अच्छी होगी अमूमन, तो आपका आत्मविश्वास उसके सामने थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। तो हमें जिस चीजों पे हमारा फोकस है, हमारी शिक्षा का फोकस है आज के दिन, वो सारी वैसी चीजें हैं, वैसे प्रतिमान हैं जो दिखाई देते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी वो मात्रात्मक है। परंतु जीवन जो चलता है वो किसी और तरह से चलता है। ये जो हमको अच्छा लगना, हमको बुरा लगना, हम में आत्मविश्वास का होना ना होना, ये सारी चीजें अनुभव की चीजें हैं, इनको महसूस किया जाता है। तो हम लोगों ने जब इन सब बातों पर जरा ध्यान दिया, तो हमने इसको दो तरह से, दो शब्दों का मैं अब प्रयोग कर रहा हूं आपके सामने इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए। एक तरफ सापेक्ष आत्मविश्वास और दूसरी तरफ निरपेक्ष आत्मविश्वास। सापेक्ष आत्मविश्वास वो आत्मविश्वास है जो दूसरे से तुलना करके हमें महसूस होता है। मेरी अंग्रेजी आपकी अंग्रेजी, मेरे कपड़े आपके कपड़े, मेरी पोजीशन आपकी पोजीशन, मेरी डिग्री आपकी डिग्री, तुलना करके। ये हुआ सापेक्ष आत्मविश्वास, जो सिर्फ दिखाई देने वाली इंद्रिय सापेक्ष वस्तुओं में होता है। इसके एवज में एक दूसरी तरह का आत्मविश्वास है, होने वाला आत्मविश्वास, जिसमें जो पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स मैं स्वयं उसको पहचानता हूं और उस पर मैं खड़ा रहता हूं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी को आप मात्रा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ईमानदारी को आप नाप नहीं सकते। अगर मुझे ये लगे कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, तो मेरी किसी से तुलना नहीं है। आप भी ईमानदार हो सकते हैं और मैं भी ईमानदार हो सकता हूं, और हम दोनों एक दूसरे से तुलना नहीं करेंगे, तुलना की कोई बात ही नहीं रहेगी। मैं आपकी ईमानदारी का सम्मान ही करूंगा, परंतु तुलना नहीं करूंगा। और आप ईमानदार है या नहीं है, उससे मेरे आत्मविश्वास पे कोई असर नहीं पड़ेगा। या दूसरा पूछ ले, साहस। मैं साहसी हूं या ना हूं, इस बात पर मैं अगर खड़ा रहूं और उस बात से मेरा अगर आत्मविश्वास जनित होता है, तो इस बात से फिर ये फर्क नहीं पड़ता दूसरा आदमी साहसी है या नहीं है, उससे मेरा आत्मविश्वास डावाडोल नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के प्रतिमान जो सत्य हैं, जो हमारे मनुष्य होने में निहित है, उनकी चर्चा, उनकी बात हमारी शिक्षा में, हमारी व्यवस्था में कहीं नहीं है। और इसकी वजह से हम सब इस दौड़ में दौड़ने को बाध्य हो गए हैं, जिसको हम रैट रेस कहते हैं, चूहा दौड़, दूसरे से आगे निकलने की होड़। तो ये हमें ताकत दे रहा है या ये हमें कमजोर बना रहा है? और इसकी शुरुआत कहां से हुई और किस दौड़ में हम लगे हुए हैं, इस बात को भी देखना पड़ेगा कि ये दौड़ जो है, ये 200 साल पहले जो अंग्रेजों ने हमारे देश में एक तरह से शुरू करवाई, हम उसी दौड़ में आज भी लगे हुए हैं। बहुत सारी मान्यताएं हमारे देश में इस शिक्षा के मार्फत ऐसी बन गई हैं
जिनको हमें अब चुनौती देनी होगी। दिमाग किस तरह काम करता है आदमी का, वो ये सोचता है मनुष्य कि मैं पूरी तरह स्वतंत्र होकर सोच लेता हूं, ये उसका भ्रम है। हर सोच के पीछे कुछ मान्यताएं छुपी रहती हैं और उन छुपी हुई मान्यताओं के आधार पर ही उसके तर्क घड़े जाते हैं। ये तर्क किसी आधार पे खड़े होते हैं, वो आधार मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, हम कहीं सही करने के चक्कर में गलत करते जाते हैं, ऐसा मुझे लगा। तो मैं फिर वो होने वाली बात पे लौटता हूं। ये होना क्या है? ये होना है स्वयं को पहचानना, मैं मूल रूप से मैं क्या हूं। फिर से मैं दो 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 बातों की, दो शब्दों को आपके सामने रखता हूं। एक तरफ कीमत और दूसरी तरफ मूल्य। ऐसे तो हम लोग दोनों शब्दों को पर्यायवाची के रूप में यूज करते हैं, लेकिन मैं अभी उनके अर्थ आपके सामने स्पष्ट करता हूं। कीमत हुई कि एक चीज की कीमत क्या है, फला चीज की क्या कीमत है, इस गाड़ी की क्या कीमत है। एक गाड़ी की कीमत उत्तराखंड में जितनी होगी, दिल्ली में उससे कम होगी शायद, बंबई में कम होगी शायद। तो उसी गाड़ी की कीमत स्थान के हिसाब से बदलती रहती है, समय के हिसाब से बदलती रहती है। पुरानी हो गई, कम हो गई कीमत, नई है, ज्यादा है कीमत। तो कीमत जो है वो बदलने वाली चीज है। मूल्य जो है, जिस अर्थ में मैं कह रहा हूं, वो बदलते नहीं है, वो एक समान रहते हैं। जैसे सम्मान एक मूल्य है, जैसे विश्वास एक मूल्य है। मूल्य वो चीज है जो हर वस्तु में निहित है। गाड़ी का मूल्य 5 लाख रुपए नहीं है, गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है। गाड़ी का मूल्य है उसकी वो एबिलिटी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको ले जाती है। ये उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, वो उसमें निहित है गाड़ी में। ये उसका मूल्य है। ये दिल्ली में भी वैसी ही रहेगी, मसूरी में भी वैसी ही रहेगी, भोपाल में भी वैसी ही रहेगी। तो हमको शिक्षा में एक काम करना जरूरी हो गया है कि हम मूल्यों की तरफ ध्यान दें, जो हर वस्तु में निहित होते हैं, वो ऊपर से आरोपित नहीं होते। भाषा की बात लें तो भाषा एक संचार का माध्यम है, ये उसका मूल्य है। लेकिन आज क्या हो गया, अंग्रेजी जो है वो मूल्य से कहीं उसका अधिमूल्यन हो गया, क्योंकि ऐसा मान लिया गया है कि जो आदमी अंग्रेजी बोलता है वो शिक्षित है, वो पढ़ा लिखा है। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां, अनेकों भ्रांतियां हमारी शिक्षा में व्याप्त हैं। एक चीज जो मुझे बहुत परेशान करती है वो आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आज का जमाना, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, आज के माहौल में हर चीज का ध्रुवीकरण हो गया है। राजनीति में भी ध्रुवीकरण हो गया है, हर जगह हर बात का ध्रुवीकरण हो गया है। हर चीज को हम ब्लैक एंड व्हाइट में देखने लगे हैं, काला और गोरे में देखने लगे हैं। या तो ये या वो, आइदर और, ये या वो। इसकी शुरुआत, ये गलत है, क्योंकि सत्य न तो आइदर में होता है और न और में होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। आइदर और की बात से, हम स्कूल में जब भाषा पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को विपरीतार्थ पढ़ाते हैं, और हम उनको विपरीतार्थ के उदाहरण क्या देते हैं कि काला सफेद, ठीक है। फिर कहते हैं माँ बाप, महिला पुरुष, बच्चा बूढ़ा। अब आप सोचिए, बच्चा और बूढ़ा क्या विपरीत है? महिला और पुरुष क्या विपरीत है? इस तरह की तमाम गलत मान्यताएं हम बच्चों को दे रहे हैं।
विपरीत का बच्चे के मन में एक ये रहता है कि विपरीत का मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। ये बिल्कुल अलग, महिला और पुरुष बिल्कुल अलग नहीं है, कुछ बातों में अलग है, शारीरिक रूप से अलग है, लेकिन अन्य सारी बातों में एक जैसे है। इसी तरह से हम पढ़ाए जा रहे हैं सूर्योदय सूर्यास्त, रात और दिन। भाई रात और दिन दोनों ठीक है, एक में थोड़ा ज्यादा अंधेरा होता है, दूसरे में थोड़ा उजाला ज्यादा होता है, पर विपरीत कैसे हो गए? या पूरब और पश्चिम भी दोनों दिशाओं के नाम है, विपरीत कैसे हो गए? तो ये बहुत जरूरी है बच्चे को समझाना कि संसार में विपरीत करके बहुत कम है, शायद सही और गलत विपरीत है। इसके अलावा और कोई विपरीत मुझे दिखाई नहीं देता, अलग अलग है। पर जो चीजें अलग अलग हैं उसमें समानता भी होती है, तो हम समानता की ओर भी ध्यान दिलाएं और जो अलग अलग है, भिन्नता है, उसकी ओर भी ध्यान दिलाएं, तब तो बात बनती है। नहीं तो हम कर क्या रहे हैं? उनके दिमाग का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो आज के दिन देश में बहुत बड़ी एक समस्या पैदा कर रहा है। सिर्फ हमारे व्यवहार में नहीं, हमारे सोच में भी। हम जो चीज को ग्रहण करके उस पर चिंतन करते हैं, चिंतन करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हमारा दिमाग ध्रुवीकृत ढंग से सोचने लगा है। तो मैं अपनी बात अब मुझे खत्म करनी होगी, समय शायद हो गया है। मैं इतना कहूंगा कि आप इस बात पे ध्यान दें कि ये जो आज की शिक्षा व्यवस्था है, इसमें जो तुलना को हमने इतना महत्व दे दिया है, हमारा मूल्यांकन करने का तरीका तुलना पे आधारित हो गया है, और तुलना जिन आयामों पे हो रही है वो हम नहीं डिसाइड कर रहे। जैसे फैशन की दुनिया, फैशन हम नहीं डिसाइड कर रहे, कोई और अदृश्य शक्तियां डिसाइड कर रही है, और हम उस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम अच्छा लगने के लिए वो चीज पहने, दूसरे से तुलना करने में मैं अच्छा लगूं इसलिए मैं वो चीज पहनूं जो फैशन की दुनिया प्रमोट कर रही है। तो मेरे हाथ में, मुझे लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं, पर मैं स्वतंत्र बिल्कुल नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि वो मान्यताएं कोई और गढ़ रहे हैं। मेरे हाथ में मूल्यांकन के आधार नहीं रहे और मेरी आदत पड़ गई है तुलना करने की। तो तुलना से क्या हम मुक्त हो सकते हैं? क्या हम कीमत से मूल्य की ओर बढ़ सकते हैं? क्योंकि मूल्य सनातन होते हैं, मूल्य निहित होते हैं। अगर उन पर हम खड़े रहें, उनकी पहचान कर पाए और उस पर हम अपना स्वयं का मूल्यांकन करें, तुलना के आधार पे नहीं, वो गुण, वो चीज हमारे में है कि नहीं, ये ताकत अगर हमारे में आए, तो शायद हम इस रैट रेस से भी मुक्त होंगे और हम शायद हमारा निरपेक्ष आत्मविश्वास की ओर बढ़ेंगे, जिससे हम ज्यादा शक्तिशाली, एक शक्तिशाली राष्ट्र और एक शक्तिशाली समाज बने। धन्यवाद। मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पवन जी। बहुत सारे मुद्दों पर आपने ध्यानाकर्षण किया है, और जिस प्रकार की हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था है, तो इतने गंभीर मुद्दों पर काफ़ी सरल भाषा में अपना ध्यानाकर्षण किया है। वो कुछ ही मुद्दे हैं, जितना मैंने आपके साहित्य को पढ़ा है और आपको जाना है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं और कमेंट्स भी हैं, तो उनमें से मुझे लगता है कि यदि अनम्यूट करना पड़ेगा तो फिर थोड़ा समय लग जाएगा ढूंढने में। तो 2-4 प्रश्नों को मैं रख देता हूँ। एक उमेश शर्मा जी ने प्रश्न पूछा है कि आज की शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई है और उसके लिए तो जानकारी की जरूरत है, ज्ञान की नहीं। तो जानकारी के बिना काम कैसे चलेगा? देखिए, आपका जो प्रश्न है उसमें जो बात मैंने की थी वो निहित है कि जब मैंने कहा कि जानकारी और ज्ञान दो अलग अलग कोटि की चीजें हैं, मैंने ये नहीं कहा कि जानकारी की जरूरत नहीं है। ये आइदर और वाला बात हो गई कि मैंने ये कहा कि ज्ञान अलग चीज है और जानकारी अलग चीज है, और ज्ञान जो है वो हमारे काम का है।
आपको अगर वो बेकाम का लगता है तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2 और 2 4 ये ज्ञान है, इसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है, जानकारी भी जरूरत है, बिल्कुल। तो मैं तो इस बात पे कायम हूं कि हमारी दुनिया भी वाली दुनिया है, जानकारी भी, ज्ञान भी, दोनों की जरूरत है। ये नहीं कि जानकारी से ही काम चल जाएगा। रोजगार में भी ज्ञान की जरूरत है, जीवन जीने के लिए ज्ञान की जरूरत है। सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलेगा और सिर्फ ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा, ये बात सही है, मतलब बिल्कुल सही है। पर जानकारी जो है वो बदलती रहती है, वो टिकाऊ नहीं है। आज जो जानकारी आप आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये एक जानकारी है। ये कल परसों ये सत्य हो या ना हो हम नहीं जानते। तो जानकारी बदलती रहती है, हर समय आपको याद रखना पड़ता है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं। और ज्ञान से वो जुदा है, ज्ञान अलग चीज है, जानकारी अलग चीज है। जनरल नॉलेज की किताब में सब जानकारियां हैं, मैं ये कह रहा हूं। इससे भ्रम फैलता है कि ज्ञान और जानकारी एक ही चीज है, जो कि नहीं। मैं सिर्फ ये बात आपके सामने रख रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जानकारी की जरूरत नहीं है। हेमंत मुक्तिबोध जी ने एक बधाई दी है इस बात पर कि ये स्कूली जो बच्चे हैं उनको होना सिखाया जाए, दिखना दिखावा नहीं। एक बहुत अच्छा एक प्रतिमान आपने रखा है। उन्होंने ये बात भी कही है कि धर्मपाल जी के साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए। धर्मपाल जी के काम का हिंदी में, अन्य भाषाओं, हिंदी में तो अनुवाद हो ही चुका है और वो अहमदाबाद की एक संस्था है, उन्होंने किया है। हमारे पास उनका ओरिजिनल अंग्रेजी में साहित्य उपलब्ध है और उनका अन्य भाषाओं में, अभी कन्नड़ में भी पूरा अनुवाद हो रहा है, पूरे साहित्य का कन्नड़ में किया जा रहा है। बेंगलोर की एक संस्था कर रही है और दूसरे भी भाषाओं में उनका थोड़ा थोड़ा अनुवाद हुआ है। हिंदी का अनुवाद पूरा के पूरे साहित्य का हुआ है। अहमदाबाद में एक संस्था है, मैं नाम भूल गया हूँ, उन्होंने किया है। पुनरुत्थान विद्यापीठ। पुनरुत्थान विद्यापीठ, हाँ ठीक। जी। हेमंत जी का प्रश्न ये कि क्या वो अंग्रेजी में उसका अनुवाद उपलब्ध है क्या? अंग्रेजी में तो मूल उन्होंने जो रिसर्च किया था वो अंग्रेजों की ही किताब चीजों को उन्होंने उसमें डाला है, तो मूल तो अंग्रेजी में ही है उनका, वो है मेरे पास। पवन जी, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा आप धर्मपाल जी के काम के बारे में भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसकी बहुत जानकारी नहीं। जरूर। देखिए अंग्रेज जब भारत में आए और उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, ये बात हम लोग मानते हैं कि 1757 की पलासी युद्ध के बाद अंग्रेज यहाँ पे अपना पांव ठीक से जमाने लगे और 18वीं शताब्दी के आते आते 18वीं शताब्दी के अंत तक वो करीब करीब पूरे देश में उनका राज्य एक तरह से फैल गया। शुरू के दिनों में अंग्रेजों ने बहुत मेहनत करके भारत के अनेक हर जगह, छोटी से छोटी जगह जाग अपने लोगों को भेजा और उन्होंने इस देश को समझने का प्रयास किया, क्योंकि वो यहाँ लंबे समय तक राज्य करना चाहते थे। तो इसके लिए उनको लगा कि इस देश को समझना बहुत जरूरी है। हम तो इसको बिल्कुल नहीं समझते, यहाँ तो एकदम अलग तरह का सब व्यवस्था अलग है, लोग अलग हैं, उनकी मान्यताएं अलग हैं। तो उन्होंने अपने लोगों को हर जगह भेजा और उन लोगों ने जहां जहां वो गए, उन्होंने वहां की एक एक चीज को, जो जो उन्होंने देखा, उसको हूबहू वैसा लिखा अपनी दृष्टि से। देखिए, क्योंकि एक ही चीज को आप देखते हैं अपने समाज की, आप उसकी एक समझ रखते हैं, आप अलग दृष्टि से देखेंगे। दूसरा आदमी आता है, उसी चीज को देखता है, वो अलग दृष्टि से देखता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक, पर उन्होंने जैसा देखा वैसा लिखा शुरू के दिनों में। और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो यहाँ से लंबे हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स इंग्लैंड भेजते थे वो। और वहां पे एक इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी करके है, अभी भी वो लंदन लाइब्रेरी में एक बड़ा हिस्सा है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, उसमें वो रखे जाते थे। तो धर्मपाल जी का शुरुआत काम की ऐसे हुई कि वो गांधी जी को पढ़ रहे थे और गांधी जी को पढ़ते वक्त उनको एक चीज पता चली। वो चीज ये थी कि गांधी जी जब 1931 में इंग्लैंड गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय, आपको पता होगा 1931 में भारत आने के बाद 1915 में भारत आए गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड होते हुए, और उसके बाद वो पहली बार
इंग्लैंड गए 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वहां पे जब वो थे इंग्लैंड में तो उन्होंने एक लेक्चर दिया और उस लेक्चर में उन्होंने ये कहा, मैं अंग्रेजी में ही कहता हूं, अंग्रेजी में लेक्चर था, वी वेर फार मोर एजुकेटेड 100 years ago। मतलब भारत जो है 100 साल पहले, 1931 में ये बात कह रहे हैं कि हम 100 साल पहले, यानी पिछली शताब्दी में 100 साल पहले हम ज्यादा शिक्षित थे बनस्पत आज के, और हमारी एक सुंदर व्यवस्था थी शिक्षा की, जिसको उन्होंने नाम दिया ब्यूटीफुल ट्री का। तो उन्होंने कहा इतनी सुंदर व्यवस्था थी, एक ब्यूटीफुल ट्री की तरह थी, और उस पेड़ को अंग्रेजों ने उखाड़ दिया और कुछ समय में वो पेड़ सूख गया, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनका एक प्रशंसक था, अंग्रेज प्रशंसक गांधी जी का, उसने उनको एक चिट्ठी लिखी गांधी जी को कि गांधी जी, आप तो कभी भी अतिशयोक्ति नहीं करते हैं, आप बेमतलब का झूठ नहीं बोलते हैं, आपने ऐसी बात कैसे कही, क्योंकि भारत में शिक्षा तो अंग्रेज ही लेके आए, उसके पहले तो कुछ चंद गुरुकुल हुआ करते थे जहां ब्राह्मण बच्चे पढ़ते थे। तो गांधी जी ने उसका जवाब एक पोस्टकार्ड पे लिख के भेजा, टू वैलिडेट माई क्लेम लुक इनटू योर ओन रिकॉर्ड्स। बस, यानी आप अपने ही रिकॉर्ड देखिए, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो जब धर्मपाल जी ने ये बात पढ़ी तो उनको लगा कि कुछ बात ऐसे ही तो नहीं लिखा है, तो वो उन रिकॉर्डों की छानबीन करने लगे। इंडिया ऑफिस, वो उस समय लंदन में थे, कुछ कारण ऐसा हो गया था कि नेहरू जी ने उनको देश निकाला सा दे दिया था, तो वो इंग्लैंड रह रहे थे उस समय, बहुत ही गरीब हालत में, दरिद्रता की हालत में, लेकिन वो रोज लाइब्रेरी जाने लगे और वहां पे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स देखने लगे, और उनको बहुत सारी चीजें हाथ लगी। जो चीजें हाथ लगी उससे ये उन्होंने सत्यापित करने की चेष्टा की धर्मपाल जी ने कि ये जो कहानी गढ़ी गई है हिंदुस्तान के बारे में, जाति के बारे में, शिक्षा के बारे में, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, अन्य व्यवस्थाओं के बारे में, कि भारत बहुत ही दरिद्र था, पिछड़ा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अंधविश्वास था, ये पूरी की पूरी कहानी गलत है। उसमें एक बात मैं जोड़ दूं कि धर्मपाल जी कहा करते थे कि 1830 तक अंग्रेजों ने जो भारत में देखा उसको जैस का तस लिखा, लेकिन 1830 के बाद उनको ये लगने लगा कि अब यहाँ पे हम लंबे समय तक राज करेंगे, तो उन्होंने हमारे इतिहास के चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू किया, ताकि एक अलग तरह की कहानी गढ़ी जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा था। तो उन्होंने हमारे राजा महाराजाओं के बारे में, हमारे और अन्य चीजों के बारे में कुछ ऐसी कहानी गढ़ी जिसको हम पी गए, हम पढ़े लिखे लोग पी गए, और हम ये मानने लगे कि हम लोग में बहुत सारी गड़बड़ियां थी, खासकर जाति के बारे में लेके, शिक्षा के बारे में लेके, बहुत सारी गलत धारणाओं को हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने ऐसा साहित्य 1830 के बाद लिखना शुरू किया। उसके पहले जो अगर उसके अंग्रेजों के चीजों को देखना हो तो 1830 के पहले की चीजों को अगर हम देखें तो हमको सच का पता चलेगा। तो धर्मपाल जी का मुख्य काम यह था कि जो अंग्रेजों ने लिखा उसी को आपके सामने प्रस्तुत किया है, उस बात को चैलेंज करने के लिए, उस बात को चुनौती देने के लिए जो अंग्रेजों ने बाद में गढ़ी, ये उनका मूल काम है। उसमें कई उनके काम है, शिक्षा के बारे में पूरी की पूरी एक किताब है द ब्यूटीफुल ट्री। उसमें बंगाल बिहार का एक बड़ा इलाका है। आप सोचिए, बंगाल बिहार मतलब आज का बंगाल, आज का बिहार ही नहीं है उसमें, उसमें आज का बांग्लादेश है। उसमें पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आता है, त्रिपुरा और असम के बहुत, ये जो 7 सिस्टर्स जो हम कहते हैं, ये पूरा इलाका है, पूरा बिहार है, पूरा झारखंड है, पूरा बंगाल और ईस्ट बांग्लादेश, ये इसमें 1 लाख गांव है उस समय। तो उसमें रिपोर्ट है विलियम एडम्स की, जो धर्मपाल जी ने निकाल के छापी है, कि ये 1 लाख गांव में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां कम से कम एक स्कूल ना हो। ये रिपोर्ट है करीब 1780 के आसपास की। उसी तरह से दक्षिण में एक आदमी हुए थॉमस मनरो,
अंग्रेज अफसर है, बड़ा अफसर है, उसने वहां के 50,000 गांवों के बारे में एक रिपोर्ट लिखता है, और वो तो बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है। उसमें आपको जातिवार मिलता है कि बच्चे कौन से आ रहे हैं स्कूलों में। वो लिखता है ये 50,000 गांव में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां कम से कम एक स्कूल ना हो। और फिर वो आंकड़े देता है कि कौन से जाति, कौन से वर्ण के कौन कितने बच्चे हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो डेमोग्राफिक डेटा है, जिसमें करीब 6 से 8% ब्राह्मण है हमारे देश में, और करीब इतने ही क्षत्रिय हैं, और शूद्रों की संख्या सबसे ज्यादा है 60% के करीब, तो उधर स्कूल में भी उसी अनुपात में बच्चे आ रहे हैं। तो ये जो भ्रम फैलाया गया है कि खाली ब्राह्मण ही पढ़ते थे, ये बिल्कुल झूठ बात है। उसमें हर तरह के बच्चे आ रहे हैं, हर जाति के बच्चे आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं। फिर आपको बताऊं कि 1750 का एक आंकड़ा है कि भारत में जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, उत्पादन गैर कृषि उत्पाद, कृषि को छोड़ दीजिए, मतलब लोहा है, कपड़ा है, तांबा है, पीतल है, सबसे बड़ा तो सूत है और कॉटन है, और उसकी साड़ियां बनती हैं। आप आज भी अगर अपनी पत्नियों को और महिलाओं को पूछे तो साड़ियों के वो 50 नाम ऐसे लेंगी जिसके सेंटर आज भी हैं देश में, जैसे कोटा है, जैसे चंदेरी है, जैसे कांजीवरम है। ये सब स्थानों के नाम हैं जहां पे बहुत बड़ा काम होता था कपड़ों का। वो आज भी कुछ कुछ है, बहुत सारे खत्म हो गए। तो ये हिंदुस्तान में 1750 में इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा है कि दुनिया का करीब करीब 1/3 उत्पादन सिर्फ भारत में हो रहा है। 1/3, यानी अगर दुनिया में 100 रुपए का सामान बन रहा है तो भारत में 30 रुपए का सामान बन रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा उत्पादन हो रहा है। फैक्ट्री में नहीं हो रहा, अंबानी जी नहीं बना रहे, बिरला जी नहीं बना रहे, टाटा नहीं बना रहे। ये कौन बना रहे हैं? ये कोई सेठ साहूकार राजा महाराजा नहीं बना रहे। ये कारीगर अपने जगह अपने घर में बैठ करके उत्पादन कर रहा है। लोहार अपने घर में बैठ के लोहा बना रहा है, सूत काटने वाला अपने घर में बैठ के सूत काट रहा है, हथकरघे वाला अपने घर में बैठ के हथकरघा चला रहा है। ये खुद के मालिक है। आजकल सब बात रोजगार की हो गई। वो भारत स्वरोजगार वाला भारत था। और आज भी ये जो हर समय अखबारों में और ये सब आता है कि रोजगार रोजगार रोजगार, रोजगार कोई किसी की ताकत नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार दे दे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो आती हैं, हजारों करोड़ रुपया लगाकर जो फैक्ट्री बनती है, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है? 1000 लोगों को रोजगार मिलता है, या 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है। आप पूंजी देखिए और रोजगार की संख्या देखिए, वो अनुपात भयंकर है। और एक घर में बैठ के एक लोहार अपना उत्पादन कर रहा है, या एक हथकरघा चलाने वाला अपना उत्पादन कर रहा है, उसमें देखिए कितनी पूंजी लगी और कितना रोजगार हो रहा है। कलकत्ते शहर में मेरे पास आंकड़ा है, करीब 3 लाख पान की दुकानें हैं कलकत्ते शहर में। 3 लाख पान की दुकान, एक एक पान की दुकान दिन में एवरेज में 5,000 रुपए का सेल करती है, एवरेज। और उसमें कम से कम 3 लोग एम्प्लॉयड हैं। आप सोचिए 3 लाख दुकान में कम से कम 15 लाख लोग अपनी जीविका चला रहे, अच्छी तरह चला रहे। लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है कि उस पर ध्यान नहीं है। हमारे अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो उसको ध्यान ही नहीं देते। उनको तो टाटा, बिरला और मारुति दिखाई देती है और उसी को रोजगार मानते हैं। उसमें और जितनी बड़ी पूंजी से जितना बड़ा कारखाना लगता है, उतना ज्यादा वहां ऑटोमेशन होता है, उतने कम लोग वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन एक भ्रम फैला हुआ है कि हमारे हमारे इलाके में अगर बड़ी फैक्ट्री लग गई तो रोजगार मिलेगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? तो ये भारत देश अलग तरह का देश रहा है, हमारी ताकत अलग तरह की रही है, हमारा सोचना अलग तरह का रहा है, हम उसको भूल गए हैं। आज इस समय खासकर मैं ये मानता हूं, ये कोरोना ने बहुत नुकसान किया है, सारी दुनिया में नुकसान किया है, पूरी गाड़ी थम गई है। लेकिन ये एक भारत को खड़ा करने की अब ताकत है हमारे पास, बशर्ते कि लोग इस पे ध्यान दें, व्यवस्था इस पे ध्यान दे। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारा एकमात्र ऐसा देश है जहां पे 60% लोग आज भी छोटी काम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो खेती हो, व चाहे वो तेल पिरोने की मशीन हो, चाहे वो हथकरघा हो, चाहे छोटे छोटे काम। और वही हमारी इस समय ताकत बनेगी।
बन सकती है। ये बड़े जो उद्योग होते हैं ये एक भ्रम फैलाते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार नहीं देते ये ज्यादा, ये तो पूंजी के अनुपात में कुछ भी रोजगार नहीं देते। और ये डेटा आप उठा के देखिए कि गाड़ी बनाने वाले कारखाने आज से 15 साल पहले कितने पूंजी में कितने लोगों को रोजगार देते थे। मान लीजिए 10,000 करोड़ की पूंजी लगी और उन्होंने 10,000 लोगों को रोजगार दिया। आज वही कारखाना 10,000 करोड़ रुपए का कारखाना 5,000 लोगों को रोजगार दे रहा है, क्योंकि उसने ऑटोमेशन कर दिया, उसने मशीनीकरण कर दिया। और ये जो टेक्नोलॉजी फैल रही है, ये टेक्नोलॉजी तो रोजगार छीनने वाली टेक्नोलॉजी फैल रही है। इसके बहुत फायदे हैं, ये फायदा हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं दूर बैठे बैठे, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी बात सोचने की है कि ये रोजगार छीन रही है, दे नहीं रही। भ्रम जरूर है। मैं जब बच्चा था, आप देखिए इसका भ्रम, मैं जब बच्चा था मैं अपने पिताजी के पास बिहार जाता था, छोटा सा कस्बा था, उनके पास एक टाइपराइटर था। टाइपराइटर 40 साल तक हमारे हमारे परिवार में रहा। मैं भी उस पर खुटुर पुटुर करता था और कभी कभी वो खराब हो जाता था तो स्थानीय मिस्त्री आके उसको ठीक कर देता था। भरसक तो हमारा अपना ही टाइपिस्ट उसको ठीक कर लेता था। अभी जिस फोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं इसको ठीक कर दूं या कंप्यूटर को ठीक कर दूं। मैं उसको उपयोग करना जानता हूं, उसके ठीक करने की जो पूरी ताकत है वो मेरे से बहुत दूर हो गई है। अब मुझे देहरादून जाके उसको ठीक कराना होगा, मसूरी में ठीक नहीं हो सकता। तो ये एक भ्रम तो जरूर है और इसके फायदे हैं, ये आइदर और नहीं है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये जो नई तकनीकें आ रही हैं, ये हमको सुविधा तो जरूर दे रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक तरह की ताकत हमसे छीन रही है। मेरे पास एक प्रिंटर था और वो प्रिंटर अच्छा काम करता था। एक दिन मैं जब बाजार में गया उसकी रिफिल कराने के लिए, तो वो कार्ट्रिज लाने के लिए, तो वो बोलता है कि नहीं साहब, अब कार्ट्रिज इसकी आपको नहीं मिलेगी। मैंने बोला क्यों? बोला ये मॉडल पुराना हो गया, अब इसकी कार्ट्रिज नहीं मिलेगी। मैं बोला पर मेरा प्रिंटर तो ठीक है। बोला नहीं, पर वो अब कोई काम का नहीं रहा। तो अब मुझे वो प्रिंटर को खराब मतलब कबाड़ी को देना पड़ा और एक नया प्रिंटर लाना पड़ा। वो प्रिंटर ठीक था लेकिन मेरे काम का नहीं है। तो मैं शक्तिशाली हुआ या शक्तिहीन हुआ, ये सोचने की बात है ना। मैं इसके मेरे पास जवाब नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं आधुनिक व्यवस्था भ्रम बहुत सारा देती है और बहुत सारी चीजें हमारे आंख से ओझल कर देती है। जहां से वो हमारी शक्ति छीन रही है वो ओझल हो जाता है, हमको खाली सुविधा दिखाई देती है। तो रोजगार इस व्यवस्था में आपको नहीं मिलने वाला है। आप गाली दे दीजिए सरकार को, अन्य चीजों को, वो आपका हक है, लेकिन कोई की ताकत नहीं है कि रोजगार, स्वरोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा और स्वरोजगार छोटी चीजों में ही होगा। वो व्यवस्था हमको पुनः स्थापित करनी होगी जिसमें हम स्थानीय व्यवस्था को मजबूत करें और स्थानीय निकायों को मजबूत करें और स्थानीय छोटी छोटी चीजों को पुनः स्थापित करें और जो है उनको ताकतवर बनाएं। और कोई रास्ता नहीं है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। मेरी बात को आपको मानना जरूरी नहीं है क्योंकि ये विचार है, ये सत्य नहीं है। सत्य और विचार में फर्क होता है। धन्यवाद पवन जी। धन्यवाद पवन जी। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं अभी रुकिए, अभी पवन जी। अच्छा ठीक है ठीक है। क्योंकि बस कुछ थोड़ा सा समय और। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास समय है। क्योंकि कुछ प्रश्न जो थे वो मैं उनको लूंगा नहीं, चूंकि समय की मर्यादा है। कमल दांगी जी हैं, पूरन सिंह जी हैं, रितेश गढ़वाल हैं, मुकेश चंद्र शर्मा हैं, मोहन पंथी हैं, उमेश शर्मा जी का प्रश्न तो मैंने ले लिया था। और भी कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स भी हैं और बहुत सारे प्रश्न भी है, परंतु समय की मर्यादा को देखते हुए मुझे लगता है कि हमको अब समय समाप्त करना चाहिए। समापन के पूर्व जो है हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं। तो ये जो हम साप्ताहिक व्याख्यान करते हैं तो उसमें वक्ताओं को संपर्क करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए और एक श्रेष्ठ स्तर के जो वक्ता हमें मिल सके, तो उस दृष्टि से एक प्रज्ञा प्रवाह नाम की संस्था के साथ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं और उसमें दीपक शर्मा जी उस संस्था से भी ताल्लुक़ रखते हैं। स्वयं पेशे से इंजीनियर हैं, व्यवसायी भी हैं और काफ़ी उनकी अपनी अपनी एक सोच और समझ है।
तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम का समापन और आभार भी वही करें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ उसके पहले कि जो लोग सुन रहे हैं, उनको जो बात मैंने कही है बहुत संक्षेप में कही है, उसको विस्तार से अगर समझने की इच्छा हो तो जैसे ही ये चीजें थोड़ी ठीक होती है, आना जाना सहज हो जाएगा, तो हम लोग एक 2-3 दिन की एक कार्यशाला यहाँ लगाता हूं मैं। उसमें ये दो प्रतिमानों की, दो कोटियों की बात हम लोग स्पष्ट करते हैं। एक तरफ अर्थ की दुनिया, एक तरफ शब्द की दुनिया, और कैसे हम शब्द की दुनिया में फंस गए हैं और कैसे हम व्यक्तिगत स्तर पे वहां से अर्थ की दुनिया पे आ सकते हैं और उससे हमारा जीवन जरा ज्यादा सहज हो जाए। इसकी एक कार्यशाला हम लोग लगाते हैं, तो जब होगी तो मैं आपको, धीरेन्द्र जी को भेज दूंगा उसकी जानकारी और वो आप सबसे साझा करेंगे। जी धन्यवाद। दीपक जी। जी पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको यहाँ पर भोपाल में व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बुलाने के लिए प्रयासरत थे। धीरेन्द्र जी ने इस बारे में प्रयास भी करे थे और शायद आप उन बिरले लोगों में से हैं जिन्होंने धर्मपाल जी, आपके परिवार में धर्मपाल जी का इतना आना रहा और स्वयं रविंद्र गुरु जी की आप उस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। और ये दोनों लोगों का जो एक श्रृंखला है, रविंद्र गुरु जी ने उसको अपने जीवन में और अपने आसपास उसको प्रैक्टिकल करके देखा, उसको प्रायोगिक रूप से उतारा भी। निश्चित रूप से हमारी पूरी पीढ़ी को, आने वाले समय को इस प्रकार का स्पष्ट रूप से जिसको चित्र दिख रहा हो, ऐसा गांधी जी को, धर्मपाल जी को और रविंद्र गुरु जी को इस पूरे दृश्य का उनको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था। और आज आप उसके एक अधिकारी के रूप में आपके पास वो सारा उपलब्ध है। आप IITian हैं, ये आज बहुत सहज रूप से लोगों को लग सकती है, परंतु एक ऐसे काल से आप पढ़ के निकले हैं, फिर आपने उद्योग चलाया और आज अपना पूरा जीवन इस प्रकार के काम में लगाएं। हमारे पास हम ये जो हर सप्ताह में मिल रहे हैं, उसमें ये बहुत बढ़िया आज का व्याख्यान आपका रहा और बहुत सहज सरल शब्दों में आपने हम सबको अभिभूत किया अपनी इन सब बातों से। हमारा एक निवेदन और आगे के लिए रहेगा कि ये जो कुछ हुआ है, जो धर्मपाल जी ने शोध करके दिया और उसके बाद ब्यूटीफुल ट्री देखिए, उसका आपने बताया भी कि हमारी खुद की संस्था है एक पुनरुत्थान पीठ, उसने उसका अनुवाद भी किया है। और मैं निवेदन करता हूँ कि जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस पुस्तक को पढ़ें, उसका बहुत अच्छा विवरण है। मध्य प्रदेश में धर्मपाल शोध पीठ ऐसा गठन भी हम लोगों ने पहले किया था, उसमें भी काफी कुछ जो अप्रकाशित सामग्री थी उसका प्रकाशन यहाँ हुआ है। मध्य प्रदेश में संस्कृत विभाग के अंतर्गत वो पीठ अभी कार्य करती है। हमारा निवेदन होगा कि इतने सारे अनुभव के बाद दुनिया आज जिस चौराहे पर खड़ी है, उसमें किस प्रकार का मॉडल हम शिक्षा के माध्यम से भारत के लिए और अन्य, यदि आपको हम आगे कभी बुला सकेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी सहमति उसमें लगेगी और प्रतिभागियों को निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छा लगेगा। एक निवेदन मेरा प्रतिभागियों से भी है, ये जो अपन इस प्रकार का साप्ताहिक व्याख्यान कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आज ये 6वां व्याख्यान है। लगभग 400 के लगभग इसमें पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, 200, 375 से 400 के लगभग, एक बड़ी संख्या होती है। परंतु कृपया करके मेरा आपसे निवेदन है कि इसको ऐसे ही लीजिए जैसे ये कोई क्लास होती है, उसी गंभीरता से आप बैठिए, क्योंकि हम लोग आजकल 1, 1.5, 2, 3 जूम मीटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके कर रहे हैं। जो लोग उसको उस दृष्टि से उपयोग करते हैं, बैठते हैं, पेन लेते हैं, लिखते हैं, उनको इसका अधिक लाभ होता है। तो हम कम से कम इस 1-1.5 घंटे की जो हमारी ऑनलाइन वेबिनार हो रहा है, इसमें पलंग पर ना बैठें, इसमें हम सोते हुए ना सुने। इससे क्या है, दूसरे लोग जो आपका वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं होता, और जिनको ये सब करना हो अपना वीडियो बंद करें, मेरा ये निवेदन है। बाकी तो फिर क्लास है, आप लोग सब खुद स्वयं शिक्षक हैं, आगे इस चीज को ले जाएंगे। आज का व्याख्यान निश्चित रूप से सारे शिक्षकों के लिए, भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए सोचने के लिए बाध्य करेगा कि व्यावहारिक ज्ञान और जानकारी, ये बहुत अच्छा शब्द और अर्थ। पवन जी, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। बैठक को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।